हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलो अमीर बने सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम इस सीरीज में शेयर मार्केट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शेयर मार्केट में दो टाइप्स के लोग ही पैसा बनाते हैं या पैसा कमाते हैं। एक जो हम्बल होते हैं और दूसरे वो जो मार्केट में पिटने के बाद हम्बल हो जाते हैं। वो लोग जो ज़िद्दी होते हैं, जिन्हें अपने डिग्रीज का फ़ख्र होता है, डिग्रीज का घमंड होता है, वो लोग कभी मार्केट से पैसे नहीं कमाते। जब कोई आदमी शेयर को बाई करता है, परचेस करता है, उसके बाई करने के बाद हो सकता है 5-10% और नीचे चले जाए। और ये भी पॉसिबल है कि जब वो कोई शेयर को टारगेट अचीव होने के बाद बेचता है, सेल करता है, उसके बाद शेयर और ऊपर चले जाए। तो ये मार्केट ऐसी ही चलती है, इसे समझना चाहिए। कभी मार्केट पे जिद करना नहीं चाहिए और अपने डिग्री पर घमंड नहीं करनी चाहिए। मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है अब तक के कोई इकोनॉमिस्ट बिलियनर नहीं बना। आप बिलियनर की लिस्ट निकाल कर देखो, जो बिलियनर्स है, जो बिलियनर बने हैं, लिस्ट में आपको एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं मिलेगा। इकोनॉमिस्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं उसे अर्थशास्त्री। शास्त्री मीन्स नॉलेज रखने वाला, अर्थ जो साइंस है उसकी नॉलेज। अर्थ का मतलब पैसे की नॉलेज रखने वाला, उसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जो पैसे की नॉलेज रखता है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो खुद बिलियनर लिस्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे अपने डिग्री का घमंड होता है। वो समझता है मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। आप ये भी देखे होंगे जो पीएचडीज होते हैं, पीएचडी करते, कहाँ से करते हो लोग? वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। जिसे थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कंपनी में प्रैक्टिकली कुछ अप्रेंटिस जैसा करना पड़ता है, या जो आप जिस फील्ड में है, जिस ब्रांच में, उसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती हो। जब भी आप उस प्रोफेशन, उस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते हो। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी थियोरेटिकल चीज़ें मालूम होकर, थियोरेटिकल बुक्स पढ़कर, कुछ टर्म्स के क्वेश्चंस को, कुछ जो टर्म्स है उसके क्वेश्चन के आंसर अगर आते हैं यहाँ पे, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते जब तक कि आप मार्केट में उतरते नहीं हो। मार्केट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता आपको, जब तक आप पैसे नहीं बना पाओगे। आप अगर पैसे बनाना नहीं, आप अगर सैलरीड पर्सन है, सबसे पहले आपको अपने सैलरी की रेस्पेक्ट करना चाहिए। सैलरी की रेस्पेक्ट और सैलरी को मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए। वो 50-30-20 रूल क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी सेविंग कहते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसा ही आपकी इनकम, सैलरी आती है, पहले सेविंग्स के लिए निकालिए। उसके बाद जो बचता है उसे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करिए। ये आपका तरीक़ा होना चाहिए। यानी 50% आपके नीड्स के लिए, 30% आपके वांट के लिए और 20% आपकी मिनिमम सेविंग होना चाहिए। जब आप 20% मिनिमम सेव कर लेते हो, तो उस सेविंग को राइट जगह पर लगाना चाहिए, ताकि आपका पैसा मैक्सिमाइज हो, ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई होते जाए और आप एक बिलियनर की जर्नी की शुरुआत कर पाओ। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ
जिन्होंने सिर्फ 8 साल जॉब की है और वो 8 साल में इतना पैसा सेव कर लिया और इतना पैसा इन्वेस्टमेंट से कमा लिया कि 8 इयर्स के बाद उसकी उस इनकम से, उस इन्वेस्टमेंट से सैलरी के उतना पैसा वो 8 इयर्स में काम करता है, जब उसकी सैलरी जो है 1 लाख यानी 12 लाख का पैकेज उसका होता है और उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं 70 लाख्स, और वो मार्केट को इतनी अच्छी तरह सीख लेता है कि 70% का 20% वो आसानी से एवरी ईयर CAGR कमाने के काबिल हो जाता है। यानी 70 लाख्स का 20% मीन्स 14 लाख्स पर एनम। तो वो सोचता है जब मैं 12 लाख्स मेरी पैकेज है ईयरली और आज मेरे पास 70 लाख्स का अमाउंट जमा हो गया है जिसे मैं इन्वेस्ट कर शेयर मार्केट में मिनिमम 14 लाख्स पर एनम बना सकता हूँ, तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत। तो सिर्फ 8 साल जॉब किया उन्होंने 2004 से 12 तक। 12 के बाद उन्होंने उस 70 लाख को मार्केट में लगा। आज वो करीब 100 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, इससे एक इंस्पिरेशन लीजिए, इस स्टोरी से इसे आप एक मोटिवेशन बनाइए अपनी लाइफ का। आप भी छोटी सी सर्विस में इतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए ताकि उस पैसे को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर आपके सैलरी से ज़्यादा आप CAGR बना सको, ताकि आप भी जॉब छोड़कर फुल टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सको, टाइम दे सको और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सको। तो असल मुद्दे पर आते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी मैंने बताया कि क्या होता है। सेंसेक्स में 30 टॉप की कंपनीज होती है और निफ्टी में टॉप की 50 कंपनी है। निफ्टी की जो पहली 30 कंपनीज होती है वो जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए आप देखिए, निफ्टी अगर 1% बढ़ता है तो सेंसेक्स भी 1% बढ़ता है। निफ्टी अगर 2% गिरता है तो सेंसेक्स भी 2% गिरता है। यानी सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ ही चलते हैं, ऑलमोस्ट एक साथ ही चलती है। अब सवाल ये आता है कि हम निफ्टी और सेंसेक्स में क्यों इन्वेस्ट करें। सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट का बैरोमीटर जैसा काम करता है, बैरोमीटर ऑफ शेयर मार्केट। ना सिर्फ वो शेयर मार्केट का बैरोमीटर है, बट हमारे कंजम्पशन कैपेसिटी, हम जो कंज्यूम करते हैं उसका भी बैरोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझते हैं, इस रूम में 100 लोग जमा हैं जो ये मेरे सेशन को सुन रहे हैं। उन 100 में कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, कोई भी शेयर मार्केट में। लेकिन हर बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन है। आजकल तो आपको पता होगा वो एक लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो चुका है। तो हर एक के पास एक मोबाइल है। जब मोबाइल होगा तो वो किसी ना किसी का एक कनेक्शन तो लेना ज़रूरी है उसको। कोई जियो का लेता है, कोई वोडाफोन आइडिया का लेता है, कोई एयरटेल। अब एयरटेल का ज़्यादा चलता है तो समझ लेते हैं सभी 100 लोगों के पास एयरटेल का कनेक्शन है। जब वो एयरटेल का कनेक्शन लेते हैं अपने मोबाइल को तो वो मंथली प्रीपेड हो या पोस्टपेड रिचार्ज कराते हैं। जैसा है वो रिचार्ज कराते हैं, वो ख़रीदते हैं मोबाइल कनेक्शन को, पैसे बनते हैं कंपनी को, एयरटेल को। तो एयरटेल कंपनी का सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है। जैसा इस एयरटेल कंपनी का सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। जब सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ते हैं तो एयरटेल का शेयर भी बढ़ता है। जैसा एयरटेल का शेयर प्राइस बढ़ता है, सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ता है। तो जैसा जैसा हम जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, जैसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं,
तो मोबाइल कंपनी का प्राइस बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। कार बाइक्स खरीदते हैं, बाइक बनाने वाली कंपनी का सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ता है। कार्स जैसे मारुति है, उसके कार्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हम और उसका सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। ठीक हम फ्लैट्स घरें खरीदते हैं डीएलएफ से, उसका भी ऐसी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा जो कंजम्पशन कैपेसिटी, उसके हिसाब से शेयर मार्केट का और हमारे कंजम्पशन का गहरा लिंक है। जो जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको क्लियरली समझने की कोशिश किए तो जीडीपी का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंपनी, उसे कहते हैं जीडीपी। जैसा हम कंज्यूम करते हैं, तो आज हमारा जीडीपी है $4 ट्रिलियन। तो जितना जीडीपी होता है, कंपनीज का जो ऑल कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी है, उसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है। 4 ट्रिलियन की जब जीडीपी होती है तो मार्केट कैप भी 4 ट्रिलियन होता है ऑल लिस्टेड कंपनीज का। तो इसका फार्मूला है, कभी भी ऑलमोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय जीडीपी एक रहता है, 1 मार्केट, यानी 4 ट्रिलियन मार्केट कैप है, जीडीपी 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन बाय 4 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीडीपी उतना वॉलेटाइल नहीं होता। जीडीपी वॉलेटाइल का मतलब ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, एक उसमें जाता हो, लेवल में जाता है। लेकिन मार्केट कैप वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में जब कोरोना आया तो जीडीपी 7% डाउन हुआ, लेकिन वही मार्केट कैप 32% डाउन होगा। तो हुआ यूँ कि मार्केट कैप $2 ट्रिलियन रहा, जबकि जीडीपी $4 ट्रिलियन। 2/4, इसका मतलब 2/4 में 0.5, ये 1 नहीं है, 0.5 होगा। 0.5 होने का मतलब है कि मार्केट बहुत सस्ता होगा। अब जीडीपी 4 ट्रिलियन है तो मार्केट कैप को भी 4 ट्रिलियन होना ही है, आज हो, कल हो, साल के बाद हो, 2 साल। तो मार्केट बहुत सस्ता होगा, हमें ध्यान लगाकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। किसमें? सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बढ़नी ही है। लेकिन बाज़ खुद क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनीज के शेयर्स, सेंसेक्स, निफ्टी वॉलेटाइल होता है, अप एंड डाउन होते हैं, कभी ये बढ़ भी जाता है। यानी मार्केट कैप 6 और ये जो है 4, यानी 1.5 हो जाता है। 1.5 जब हो जाता है मार्केट कैप बाय जीडीपी, तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया और ये मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी शेयर प्राइसेस डाउन हो सकते, कभी भी सेंसेक्स निफ्टी नीचे आ सकता है। तो आप लोग ये कहेंगे अब ये शेयर मार्केट क्लासेस सीखना उठना छोड़ो, अब क्या चल रहा है बताओ। या तो हम जान लगा देने का टाइम है, ख़रीदने का टाइम है, या मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका, हमें बेच के निकल जाने चाहिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड करे हुए लोग हैं। तो आज का मार्केट कैप बाय जीडीपी है 1.2, यानी ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट, ना तो चीप है, मीडियम की एवरेज में चल रहा है। तो इस तरह मार्केट कैप को, जीडीपी को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है या मार्केट चीप है। मार्केट अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तो हमें कॉशन,
यानी बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। और कभी भी मार्केट डाउन हो सकता है, तो हमें ज़्यादा से जहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ वहाँ पर प्रॉफिट को बुक करनी चाहिए। अगर आप ये जान ले कि मार्केट बहुत सस्ता है, चीप, यानी मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.6, 0.5, 0.6, 0.7 है, तो वो टाइम होता है सही टाइम आपको शेयर्स बाई करने का, इंडेक्स बाई करने का, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट कैप बढ़ेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हमेशा मार्केट कैप बाय जीडीपी अक्सर 1 होता है। तो ये रहा आज के वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए आगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.